सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के जो सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे कहा था कि मैडम थोड़ा बताइए। तो देखिए, सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट है, उसमें आपको पहली प्रश्नावली ही आएगी वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं वाली जो प्रश्नावली है उसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं। पहला है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और दूसरा है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। यानी अपरिमेय संख्याओं के बारे में जितनी भी जानकारी है वो इस प्रश्नावली के माध्यम से आपको लेनी है, और इस टॉपिक का मतलब यही है। और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में आपको HCF, LCM, ये सारी जो प्रक्रिया है वो याद करनी है, ज्ञात करनी है। और ये प्रश्नावली जो है वो कितने मार्क्स की है? 4 नंबर की है, और उसमें 2 टॉपिक आपको करने हैं। फिर इकाई 2 की अगर हम बात करें, उसका नाम बीजगणित है, और इकाई 2 में ये 3-4 प्रश्नावलियाँ कौन कौन सी हैं? पहले तो है दूसरी बहुपद वाली प्रश्नावली। उसमें आपको करना है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, मतलब शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ये बताना है, और बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध बताना है। और ये कितने नंबर की है? 4 नंबर की। हमारा फोकस ये रहेगा कि हम शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को बताने वाले जो प्रश्न है वो करेंगे, और उसके बाद गुणांकों और शून्यकों में संबंध वाला जो प्रश्न है वो करेंगे। ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना यहाँ से है, ये 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है, और यहाँ से सिर्फ 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी अभी ब्लू पैटर्न आएगा, उसके आने के बाद आपको ये पूरा कंफर्म बता दिया जाएगा कि इस प्रश्नावली से किस तरह के प्रश्न जो है वो बन सकते हैं, मतलब सभी छोटे बनेंगे या बड़े बनेंगे। उस तरह से ब्लू पैटर्न में सब कुछ फिक्स होता है, और उसी हिसाब से प्रश्न जो है करवाए जाते हैं। उस हिसाब से आपको ये बता दिया जाएगा कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, यानी जिनसे बड़े प्रश्न बनने के आसार जो हैं वो ज़्यादा हैं, और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, और किस तरह से आप उनके आंसर जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो किया वो सही किया है आंसर या गलत किया है। जैसे मैंने अभी प्रतिस्थापन विधि करवाई थी लास्ट कुछ 1-2 वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि आप आंसर जो है वो अपना किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये दूसरी प्रश्नावली भी 4 नंबर की है। तीसरी 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, जो कि अभी मैं जिसकी क्लासेस ले रही हूँ, और ये भी 4 नंबर की है। इसमें आपको बीजगणितीय विधि का मतलब आपको ये बताना है कि किस तरह की समीकरण है ये, मतलब क्या इस समीकरण के हल होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे, रेखाएं समांतर बनेंगी या प्रतिच्छेदी बनेंगी, वो आपको बताना है। बीजगणितीय विधि में बहुत होता है। और प्रतिस्थापन विधि में हल बताने, विलोपन विधि में प्रतिस्थापन हो गई है, विलोपन अब आपको करवा दी जाएगी। ये भी 4 नंबर की प्रश्नावली आपकी। उसके बाद चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण है। इसमें देखो गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, यानी गुणनखंड की विधि जो होती है उससे आपको समीकरण के हल जो है वो किस प्रकार किए जाते हैं वो बताना है। और मूलों की प्रकृति हम कैसे बताते हैं? b² - 4ac के अकॉर्डिंग जो है बताते हैं। तो इसमें फिक्स है ये, इस क्वेश्चन, इस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100% 2 नंबर का, और यहाँ से भी 2 नंबर का। अगर इस प्रश्नावली में लघुतात्मक प्रश्न जो है वो 2 हैं, तो इसका मतलब ये फिक्स है। मैंने बताया कि मूलों की प्रकृति b² - 4ac से निकालते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। किसी को भी कोई समस्या आएगी तो मैं उसका मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो उसका सल्यूशन बता दिया जाएगा कि आप इसको किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। 2-3 तरीके होते हैं हर प्रश्न को करने के, वो सारे आपको बताए जाएंगे, है ना। b² - 4ac को विविक्तिकर बोलते हैं। अगर इसका मान 0 से कम है तो मूलों की प्रकृति अलग होती है, 0 से ज़्यादा है तो मूलों की प्रकृति अलग होती है, बराबर है तो अलग होती है। तो ये इस तरह से जब अगली मतलब 3rd प्रश्नावली जो भी चल रही है उसके कंप्लीट होने के बाद 4 प्रश्नावली जो है द्विघात समीकरण वही करवाई जाएगी। आपको सारा बता दिया जाएगा। जैसे ही ब्लूप्रिंट आ जाता है तो उस हिसाब से आपको प्रश्न जो है करवाए जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न मतलब ये प्लेलिस्ट की हेडिंग होगी, तो आप उसमें ज़रूर देखिए। उसके बाद देखिए 5वीं जो प्रश्नावली है समांतर श्रेणियाँ, उसमें देखो श्रेणी का nवां पद है, ठीक है, an वाला फॉर्मूला हो जाएगा, फिर n पदों का योग है। बस 2 ही चीज़ें आपको करनी है। लेकिन ये कहने में 2 लाइनें हैं, लेकिन ये बहुत चीज़ें अपने आप में समेटे हुए हैं। कई बच्चों को इसमें बहुत परेशानी आती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू जो है वो n की है, कौन सी वैल्यू a की है, कौन सी वैल्यू d की है, कौन सी an की या l की है। an और l समान होते हैं।
कौन सी वैल्यू SN की है। बिल्कुल आसान, अगर आपको इतना पता चल जाए और सूत्र याद हो जाए, आपको 2 ही चीज़ें करनी है तो आसानी से आप कोई भी प्रश्न आ जाए वो कर सकते हैं। और ये प्रश्नावली 6 नंबर की, इसका वेटेज जो है वो ज़्यादा है, तो इसको ढंग से हम करेंगे। उसके बाद इकाई 3 में ज्यामिति है। ज्यामिति में त्रिभुज, छठी प्रश्नावली जो है वो त्रिभुज है। और देखिए समरूप आकृतियां हैं और कसौटियां हैं। समरूप आकृतियां और समरूप आकृतियों की जो कसौटियां हैं उससे संबंधित वो हैं, और ये 4 नंबर की हैं। कसौटियां का मतलब है कि आपको एक होता है एंगल एंगल एंगल, है ना। समरूपता, किस प्रकार की समरूपता आएगी, ए एस एस एस, ए एस, इस तरह की 4-5 होती हैं ये प्रमेय समरूपता की जो कसौटियाँ हैं। जैसे एस होती है, एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, और ए होती है, फिर ट्रिपल ए होती है, फिर ट्रिपल एस होती है, फिर RHS होती है। तो ये सारी जो है इसमें करनी है हमें। और समरूप आकृतियों का जो प्रश्न पूछा जाता है वो लगभग एक ही नंबर में ऑप्शन वाला आएगा या फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आता। लेकिन यहाँ से प्रश्न जो है वो 3 नंबर का आने की पूरी संभावना है, ठीक है। उसके बाद इस इकाई 3 में छठी और 10वीं प्रश्नावली आती है। 10वीं प्रश्नावली में हमने पढ़ लिया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखाओं की संख्या, मतलब क्लास में पढ़ लिया है। अभी यूट्यूब पे क्लासेस जो हैं उसमें मैं आपको करवा दूंगी। तो इसमें भी फिक्स क्वेश्चन है, एक एंगल वाला क्वेश्चन आता है, एक रेखाओं की जो माप है वो ज्ञात करने वाला प्रश्न है, और कुछ थ्योरम्स हैं 2-3 जो फिक्स हैं कि हाँ ये पूछ सकते हैं, वो हम करेंगे। और ये प्रश्नावली जो है वो कितने मार्क्स की है, 4 मार्क्स की है। तो हमने यूनिट 1 की बात की, 2 की बात की, और यूनिट 3 यानी ज्यामिति की बात की। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में निर्देशांक ज्यामिति वाली जो प्रश्नावली है वो शामिल की गई है, 7 नंबर प्रश्नावली जो है वो। और उसमें देखिए दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र आपको करने हैं। एक सूत्र और है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो हमें नहीं करना है, इस बार हट गया है। तो ये प्रश्नावली 7 नंबर की है। देखिए 2 मतलब सूत्र याद करने हैं आपको, और ये बस इसमें भी यही ध्यान रखना है कि कौन सी, जैसे दूरी सूत्र है, या फिर अगर हम विभाजन सूत्र की बात करें तो M1 X2 M2 X1 M1 + M2, इस तरह से ये सारी वैल्यू होती है, X Y होता है। तो हमें ये बस कंफर्म होना चाहिए कि ये वैल्यूज़ क्या क्या और किस किस के मान है। जैसे ही हम इस प्रश्नावली पर आएंगे तो मैं आपकी ये सारी कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि कौन सी वैल्यू XY की है, कौन सी X1 Y1 की है, कौन सी X2 Y2 की है। तो इस तरह से हम इसको करने वाले हैं। ये 7 नंबर की ये प्रश्नावली है। उसके बाद इकाई 5 में आपको त्रिकोणमिति करनी है। त्रिकोणमिति वाली एक 8वीं प्रश्नावली है और एक 9वीं है। 8वीं प्रश्नावली में त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमितीय विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और सर्वसमीकाएं हैं। सर्वसमीकाओं वाले जो प्रश्न हैं वो आपको मतलब करोगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा। मतलब बच्चे क्या हैं सभी, मतलब जिनको नहीं समझ आया, जिनका बेस जो वीक है, वो यही कहते हैं कि ये मतलब हमसे नहीं होगा मैडम, ये तो रटना पड़ेगा। लेकिन रटना नहीं है, इसको मैं आपको समझाऊंगी कि आप कैसे इसका आंसर जो है बिल्कुल आसानी से जो सर्व समीकरण उसको हल कर सकते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे। ये 8 नंबर की प्रश्नावली है। और 9वीं जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वो ऊंचाइयां और दूरी, तो ये 5 नंबर की है। इसमें क्या है, आपको भाषा दी गई है, उस भाषा का यूज़ करके आपने क्या बनाना है, समीकरण बनाने, त्रिकोणमितीय वैल्यूज़ में बनानी है और उसको हल करना है। ठीक है, उस डायग्राम को हल करना है। डायग्राम को हल करके उसमें कोण या फिर उसमें रेखाओं की जो लंबाई है भुजाओं की, वो हमें ज्ञात करनी होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इकाई 6 में 11वीं प्रश्नावली है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। और किसके क्षेत्रफल है वहाँ पे, वृत्तों के से संबंधित का मतलब है कि सिंपल, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इस तरह के सवाल हैं। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो ये जो है सिंपल प्रश्न है, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े लेंथी हैं, वो भी आपको याद करने का तरीका बताया जाएगा, तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। और ये प्रश्नावली जो है वो कितने मार्क्स की है, 5 नंबर की है। ठीक है, अब 12वीं प्रश्नावली जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो उसमें भी मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि हमने पहले जो क्लासेस है उनमें क्षेत्रफल और आयतन जो है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं किया होता है, तो हमें दिक्कत आती है। इसमें हम क्या है, पहले पिछली कक्षा का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। 9th क्लास का जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जैसे आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि हमें इन
टॉपिक्स में दिक्कत है तो वही टॉपिक उस हिसाब से क्लियर किए जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले सिलेबस का रिव्यू दिया है। आप सिलेबस देख लीजिए, आपकी क्लासेस में जितना सिलेबस हो चुका है आप उस हिसाब से इसको चेक कर लीजिए कि हमें यहाँ दिक्कत है, तो आप उन टॉपिक के नाम लिख सकते हैं। फिर मैं जब भी वो चैप्टर की टर्न आएगी तो उस चैप्टर के वही टॉपिक को एकदम स्टार्टिंग से कर लेंगे। जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, 9th क्लास से शुरू हुआ है, ठीक है, तो ये हम 9th क्लास का पहले रिवाइज कर लेंगे, फिर आपको 10th का करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रश्नावली जो है वो 6 नंबर की है, तो इसका वेटेज भी ज़्यादा है देखने में, है ना। 2 प्रश्न आ सकते हैं 3-3 मार्क्स के, और अगर छोटे पूछे जाएँ तो 3 प्रश्न इस प्रश्नावली से आ सकते हैं। वो बताएंगे कैसे आते हैं। कई बार क्या है, क्षेत्रफल और आयतन के सिंपल फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ऑप्शन वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर का बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें करना आना चाहिए। जब हमें ये पता होगा कि कौन से प्रश्न में हमें आयतन ज्ञात करना है, कौन से में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कहाँ हमें त्रिज्या का मान दिया हुआ है, कहाँ हमें ऊंचाई दी हुई है, त्रिज्या और ऊंचाई में क्या फ़र्क है, ठीक है। और क्षेत्रफल समझने से पहले, किसी भी ठोस के क्षेत्रफल समझने से पहले हमें उनकी आकृतियों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमें बेलन के बारे में पता होना चाहिए, हमें गोले के बारे में पता होना चाहिए। कई बच्चे तो अभी तक कंफ्यूज हैं कि गोला और वृत्त सेम ही होते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, पहले उनका सलूशन होगा। किसी भी अगर मतलब किसी को दिक्कत है तो आप पहले अभी बता दें, है ना, फिर उस हिसाब से मैं आपको जो है एक बार स्टार्टिंग से करवा देंगे। जैसे 6ठी 7वीं 8वीं में थोड़ा बेसिक जो है इनका करवाया जाता है, ठोस मतलब 3D आकृतियाँ जो होती हैं उनका जो बेसिक नॉलेज है वो करवा दिया जाए। उसके बाद इकाई 7 में देखिए 13वीं और 14वीं प्रश्नावली। 13वीं प्रश्नावली में क्या है, सांख्यिकी है, जो कि हमने अभी कुछ वीडियो मैंने डाली हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि मैंने वीडियो उस हिसाब से नहीं बनाई है कि आपको उठाए और एक्सरसाइज के सवाल करवा दिए, ऐसा कुछ नहीं करवाया है। अभी शुरुआत है। मैंने आपको माध्य, बहुलक और माध्यिका के जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो करवाए हैं। और आपकी जो 13वीं प्रश्नावली उसमें सिर्फ वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य और बहुलक और माध्यक लिखे हुए हैं। मैंने अवर्गीकृत भी करवाया है 1-2 प्रश्न, लेकिन पेपर का अभी कुछ पता नहीं है कि वर्गीकृत पूछा जाएगा या अवर्गीकृत। वैसे तो ये जो सिलेबस है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ही जारी हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार 1-2 नंबर में छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का भी, या फिर इनके फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं। अगर अवर्गीकृत कैंसिल ही हो गया है सिलेबस से तो ये तो है ना, तो इनके फॉर्मूले आपको ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इनको ढंग से कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर कई बच्चों को ये लगता हो कि माध्य या बहुलक या माध्यिका से संबंधित जो भी प्रश्नावली हैं उनको कंप्लीट करवाया जाए, मतलब अभी तो मैंने उदाहरण और पिछली कक्षाओं में जो आए गए प्रश्न हैं वही करवाए हैं, तो मैं आप बता दीजिए तो मैं उसको दोबारा से, जब हम इसी प्रश्नावली पर घूम कर आएंगे तो दोबारा से इसका रिवीजन जो है करवा दूंगी, तो एक्सरसाइज के प्रश्न भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्नावली जो है वो हमारी कितने नंबर की है, 13 नंबर की है। और लास्ट में है प्रायिकता। प्रायिकता क्या है, प्रायिकता देखने में ऐसे लगता है कि आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे जो है ना इसका प्रश्न भी गलत करके आ जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से नहीं मिलने वाली है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम है और ये प्रश्नावली जो है वो 4 नंबर की है, और 4 नंबर की प्रश्नावली में आपको 2-2 नंबर के 2 प्रश्न मिल सकते हैं। और अगर हम डिटेल में बात करें तो प्रायिकता में जो प्रश्न आते हैं वो सिक्के वाले आते हैं, पासे वाले आते हैं, फिक्स हैं, और ताश के पत्तों वाले आते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं तो अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछ लिया जाता है। अगर उससे भी आसान पूछा जाए तो सम संख्याओं के बारे में पूछा जा सकता है, वर्गों के बारे में पूछा जा सकता है कि वर्ग जो है वो किस तरह से वर्गों के से संबंधित सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। किसका वर्ग कितना होता है, उसकी क्या प्रायिकता होगी, ये सब इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और ये प्रश्नावली जो है वो कितने मार्क्स की है, 4 नंबर की है। तो आपको इस सिलेबस को जो है अपने किसी भी जो गणित की कॉपी है उसमें फ्रंट पेज पे आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और आप इसको नोट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद टॉपिक वाइज जैसे आप रिवीजन करोगे तो आपके पास अगर सारे टॉपिक होंगे, आप एक बार क्विक रिवीजन लोगे एग्ज़ाम के टाइम, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमने इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है वो कर लिए हैं, या जो रह गया है तो उसको आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।